हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाई एसिड लिगेंड में PR3 डिस्कस किया था और PR3 के अंदर हम लोग ने बैक डोनेशन पढ़ा था और उस पर फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया था। एंड यहाँ पे मैं फाइनली एक लिगेंड और लेने जा रहा हूँ। जैसे कि ये मेरे पास है डाई हाइड्रोजन, और डाई हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ एज ए लिगेंड देखेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्च पेपर में ये चीज़ पब्लिश हो चुका है कि डाई हाइड्रोजन जो होता है ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। एंड उन कॉम्प्लेक्सेस में इनफैक्ट देखा गया है IR स्पेक्ट्रा के थ्रू कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इनफैक्ट कम हो जाता है आइसोलेटेड फॉर्म से। ठीक है, तो हमें पता है कि जब आइसोलेटेड फॉर्म में डाई हाइड्रोजन होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इनफैक्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 जो होगा 1 होगा एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 जो होता है 74 पिकोमीटर होता है, दैट इज 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है। अब जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो इनफैक्ट क्या होगा कि जो डाई हाइड्रोजन जो होगा, ये डाई हाइड्रोजन अपने एंटी बॉन्डिंग में साइमल्टेनियसली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल से। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इनफैक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा इट इज लेस देन 1 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इट इज लेस देन 1 हो जाएगा। एंड बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो होगा इनफैक्ट इट इज ग्रेटर देन 74 पिकोमीटर होगा, क्योंकि इनफैक्ट मेटल जो होगा अपने फिल d ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। जैसे कि आप देख लो कि यदि आप H2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो पहले क्या करेगा कि ये H2 मॉलिक्यूल जो होगा इन दोनों के बीच ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये पहले सिग्मा डोनर होगा। अब सिग्मा डोनर होने के साथ साथ इनफैक्ट क्या होगा कि ये H2 जो होगा ये पाई एक्सेप्टेंस की तरह काम करेगा। ये पाई एक्सेप्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। यदि आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको मिलेगा ये 1s1 और ये भी 1s1। तो ये तो दोनों एटमिक ऑर्बिटल है। अब जब दोनों एटमिक ऑर्बिटल अप्रोच करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए तो यहाँ पे तो एक बॉन्डिंग बन जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा और एक बॉन्डिंग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये इनफैक्ट हो जाएगा सिग्मा स्टार, ये ABMO हो जाएगा। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले BMO में भरेगा, इसका ABMO जो होगा वैकेंट रहेगा। तो इनफैक्ट करता क्या है कि ये तो पहले सिग्मा डोनर होता है और फिर ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये पाई एक्सेप्टर हो जाता है। यहाँ पे ये पाई एक्सेप्टर की तरह काम करता है, और पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेगा तो ये अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा तो इनफैक्ट होगा क्या, यहाँ आप देख लो कि जब आइसोलेटेड फॉर्म है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और बॉन्ड लेंथ जो होता है एक्सपेरिमेंटली 74 पिकोमीटर होता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर देखोगे तो पहले तो ये सिग्मा डोनर होगा, फिर ये पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, और पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेगा तो ये अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा तो बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 हो जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा 74 पिकोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बात किया है कि इन कॉम्प्लेक्सेस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज लेस देन 1 एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज ग्रेटर देन 74 पिकोमीटर। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो होता है, डाई हाइड्रोजन जो होता है, ये भी एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह काम करता है, क्योंकि इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है वैकेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये सिग्मा डोनर होगा, उसके बाद ये काम करेगा पाई एक्सेप्टर की तरह, एंड पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेगा तो इनफैक्ट ये डाई हाइड्रोजन जो होगा अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके कारण डाई हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 हो जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा 74 पिकोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी
लिगेंड्स हो सकते हैं जो पाई एसिड की तरह काम करेगा, जैसे कि हमारे पास डाई नाइट्रोजन गैस है, डाई हाइड्रोजन गैस है, दे आर सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। और जब पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेगा तो बेसिकली अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा घट जाएगा। हमने क्या देखा कि आइसोलेटेड फॉर्म में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बट बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है, बट कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तो नो डाउट बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा ग्रेटर देन 74 पिकोमीटर हो जाएगा, जो कि मैंने दिखाया है कि सबसे पहले ये सिग्मा डोनर होगा, इसके बाद ये पाई एक्सेप्टर होगा। ये बेसिकली ब्लू पेन से मैंने दिखाया है, ये सेम साइन से ओवरलैप कर रहा हो सकता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप है या नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बनाना है बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा, ये मेटल जो है अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और ये H2 लिगेंड जो होगा पाई एक्सेप्टर की तरह काम करने लगेगा, और जब इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो डाई हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 हो जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ जो होगा बेसिकली ग्रेटर देन 74 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ पाई एसिड लिगेंड मैंने डिस्कस किया, जैसे सबसे पहले डिस्कस किया था मैंने कार्बोनिल CO, एंड CO का जैसा बॉन्डिंग होता है वैसा ही बॉन्डिंग CN नेगेटिव का होता है, और उसी तरह का बॉन्डिंग जो होगा डाई नाइट्रोजन का हो सकता है, जैसा कि कार्बोनिल में लिया था। एंड कार्बोनिल के बाद मैंने डिस्कस किया इथीन, इथीन के बाद मैंने डिस्कस किया इथाइन, एंड इथाइन के बाद मैंने डिस्कस किया PR3, एंड PR3 के बाद मैंने यहाँ पे डिस्कस किया डाई हाइड्रोजन। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेंगे ऑर्गेनिक लिगेंड्स का, और वहाँ पे ये देखोगे कि आप कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक लिगेंड्स के अंदर कहीं कहीं आपको लोन पेयर नहीं दिखेगा, एंड लोन पेयर नहीं होने के बावजूद भी ये लिगेंड की तरह काम करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं दे डू नॉट कंटेन डोनर एटम बट स्टिल दे एक्ट एज लिगेंड, because in such type of ligand pi electron density involved in coordination, and such type of ligands are known as pi acid ligand, ठीक है। हो गया डियर, तो हम लोग यहाँ पे कुछ और पाई एसिड लिगेंड्स के एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि हमारे पास है बेंजीन, एंड बेंजीन के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पाई एसिड लिगेंड की तरह काम करेगा। और आप देखो बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है ये 3 पाई बॉन्ड है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, और 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनफैक्ट ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, किसी मेटल को डोनेट करेगा तो एक साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये बेंजीन जो होगा ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और नेक्स्ट ये मेरे पास है, ठीक ना, यहाँ पे आप देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन पे लोन पेयर है, और ये लोन पेयर जो है इनफैक्ट डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जो होगा ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। तो रेजोनेंस के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि डोनेशन जो होगा 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है आफ्टर डीलोकलाइजेशन, आफ्टर डीलोकलाइजेशन अगर डोनेशन हो रहा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 लोन पेयर जो है जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा, ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है आफ्टर डीलोकलाइजेशन। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है बिफोर डीलोकलाइजेशन, यदि ये इसका नेमिंग होता है एलाइल। यदि एलाइल जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर आफ्टर डीलोकलाइजेशन के बाद यदि डोनेट करेगा तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, लेकिन बिफोर डीलोकलाइजेशन डोनेट करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब कब होगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड कब होगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, हम आगे एग्जांपल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने लिया यहाँ पे फर्दर ये C5H5 नेगेटिव एंड C5H5 नेगेटिव, ये इनफैक्ट जो है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल है।
एनसाइक्लोपेंटाडाइनाइल में देखो ये नेगेटिव चार्ज इनफैक्ट लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक ना। इसी तरीके से बेसिकली इसका फाइनली जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेंगे तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखेगा। और यदि ये आफ्टर डीलोकलाइजेशन डोनेट करेगा किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनफैक्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब इसके पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जो होगा 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। अगर आफ्टर डीलोकलाइजेशन डोनेट करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और बिफोर डीलोकलाइजेशन यदि डोनेट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर डोनेट करेगा, और उस सिचुएशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। तो हम आगे बात करेंगे जब हम लोग आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे, इफेक्टिव एटमिक नंबर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि कब 6 इलेक्ट्रॉन डोनर बोलेंगे और कब इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बोलेंगे। तो ये जो भी मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं ये सबके सब ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, पाई एसिड लिगेंड्स है, और सिनर्जिक बॉन्ड के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये एलाइल जो होगा इट मे बी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। एनसाइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। अगर आफ्टर डीलोकलाइजेशन अगर डोनेट करता है तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एंड बिफोर डीलोकलाइजेशन अगर डोनेट करता है तो सिर्फ और सिर्फ लोन पे डोनेट करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब 1,3-ब्यूटाडाइइन में भी देख लो कि बेसिकली ये इनफैक्ट ये पाई बॉन्ड, ये ठीक ना, ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आके गिरेगा और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ आके गिरेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का, बेसिकली डबल बॉन्ड है देन सिंगल बॉन्ड है फिर ये डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन है बेसिकली पाई पाई का, पाई पाई का कॉन्जुगेशन है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन ये चारों कार्बन के बीच जो है डीलोकलाइज हो रहा। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि बेसिकली टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है और किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आफ्टर डीलोकलाइजेशन यदि डोनेट करता है किसी मेटल को तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये बाइडेंटेड की तरह काम करेगा, और ये एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब ट्राइडेंटेड की तरह काम करेगा, और ये आफ्टर डीलोकलाइजेशन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब कि ये भी ट्राइडेंटेड की तरह काम करेगा। एनसाइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर देखो टोटल 2 पाई बॉन्ड है और इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा जिसमें आप यहाँ पे एक रिंग दिखाओगे। तो अब ये किसी मेटल M को जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा तो आप देख लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो होगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर सकता है ये भी। तो ये ऑल दी एबव, ऑल दीज लिगेंड्स आर पाई एसिड लिगेंड्स एंड इन्वॉल्व इन सिनर्जिक बॉन्ड। ऑल दीज लिगेंड्स आर पाई एसिड लिगेंड एंड इन्वॉल्व इन सिनर्जिक बॉन्ड। तो बेंजीन जो है बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, एलाइल इट मे बी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। एनसाइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो है अगर बिफोर डीलोकलाइजेशन डोनेशन होगा तो सिर्फ लोन पेयर डोनेट करेगा, आफ्टर डीलोकलाइजेशन डोनेशन होगा तो सारा का सारा पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख लो 2 2 4 और ये 2 6 है। इस लोन पेयर को भी आप पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर जो है इनफैक्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होगा, एनसाइक्लोपेंटाडाइइनाइल का केमिकल फॉर्मूला C5H5 नेगेटिव होगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा आफ्टर डीलोकलाइजेशन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा आफ्टर डीलोकलाइजेशन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर डोनेशन में इन्वॉल्व होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मतलब बिफोर डीलोकलाइजेशन डोनेशन में जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और अगर आफ्टर डीलोकलाइजेशन अगर डोनेशन में इन्वॉल्व होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये एलाइल जो है CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। यदि बिफोर डिलोकलाइजेशन डोनेशन हो रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एंड आफ्टर डिलोकलाइजेशन डोनेशन होगा तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर एक साथ डोनेट करेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। और ये भी आफ्टर डिलोकलाइजेशन यदि डोनेट करता है तो 2 और ये 2 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। साइक्लोपेंटाडाइइन जो होगा ये बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, एंड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा आफ्टर डिलोकलाइजेशन, एंड बिफोर डिलोकलाइजेशन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। एंड बेंजीन जो होगा ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। एलाइल जो होगा ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा आफ्टर डिलोकलाइजेशन, एंड बिफोर डिलोकलाइजेशन ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो ऑल दीज ऑर्गेनिक लिगेंड्स आर पाई एसिड लिगेंड्स एंड इन्वॉल्व इन सिनर्जिक बॉन्ड। All these ligands are pi acid ligand and involved in synergic bond। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ हम लोग मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग के बेसिस पे हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने तरह के होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, दूसरे को पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, एंड तीसरे को हम सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। वे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा वैसे कॉम्प्लेक्सेस को सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जहां पे किसी कॉम्प्लेक्स में पाई एसिड लिगेंड प्रेजेंट होता है तो वैसे कॉम्प्लेक्स को हम पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। या वे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनता है वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स एंड सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स। जब मेटल और लिगेंड के बीच सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जब किसी कॉम्प्लेक्स में पाई एसिड लिगेंड होगा तो वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और जब किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड होते हैं तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस का, और आपको यहाँ पे इनफैक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन में 4 कॉम्प्लेक्स देके बोला जाएगा कि इसमें कौन पाई कॉम्प्लेक्स है, या कौन सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स है, या कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आगे बात करेंगे ठीक ना, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। ओके, तो नेक्स्ट आप देख लोगे यहाँ पे मैंने हेडिंग लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और बिटवीन central atom and ligands there are 3 types of complex compounds, and 3 तरह के complex compounds में हम फर्स्ट बात करेंगे सिग्मा complexes और organometallic compounds, एंड सेकेंड हम बात करते हैं बेसिकली पाई complexes, एंड थर्ड हम लेंगे सिग्मा एंड पाई complexes। तो मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं सिग्मा complexes की। तो अब सिग्मा complexes आप किसको बोलोगे कि when the सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस किसको बोलोगे कि जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के साथ सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। और वही सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस इनफैक्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा जब वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल के साथ डायरेक्टली यदि कार्बन एटम बॉन्डेड हो रहा तो वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान रहे सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस जो होगा फर्दर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तब कहलाएगा जब उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के साथ यदि डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच होगा तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस में मैंने लिया यहाँ पे टेट्रा इथाइल लेड PbC2H5 होल 4, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में TEL,
एंड TeL का मतलब होता है टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ लेड से डायरेक्टली कार्बन अटैच है तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है और ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहलाएगा क्योंकि लेड से डायरेक्टली कार्बन अटैच है और लेड और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड है जिसके कारण इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास ये है CH3MgBr एंड CH3MgBr को हम लोग गिगनार्ड रीएजेंट भी बोलते हैं। एंड गिगनार्ड रीएजेंट में देखो यहाँ पे Mg मेटल के साथ डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच है और सिग्मा बॉन्ड से अटैच है तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहलाएगा। जैसे मैंने एक और कॉम्प्लेक्स लिया ZnCH3 होल थ्राइस, ZnCH3 होल ट्वाइस ये लिया एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप देखो कि जिंक के साथ डायरेक्टली जो है कार्बन अटैच है और जिंक के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है और सिग्मा बॉन्ड से अटैच है तो इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब जरा ध्यान देंगे कि पाई कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे। पाई कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच पाई एसिड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। उन कॉम्प्लेक्सेस को आप पाई कॉम्प्लेक्स बोलोगे जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर पाई एसिड लिगेंड प्रेजेंट हो। जैसे आप देख लो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिगेंड लिया, ये कॉम्प्लेक्स लिया जैसे सॉल्ट एंड जैसे सॉल्ट के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे सॉल्ट मैंने लिया, ध्यान रहे कोई भी वीडियो देखने से पहले जब तक आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखेंगे नहीं, आने वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि शुरू से लेके एंड तक आप पूरे अच्छे से वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। ये टॉपिक काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है और काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक है। बोर्ड में भी काफ़ी इसका वेटेज है और जेई मेंस और जेई नीट में भी खूब भर भर के खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छा सा टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, और जेई मेंस एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि मैंने पाई कॉम्प्लेक्स में एक एग्जांपल लिया जैसे सॉल्ट, एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस आप उसको बोलोगे जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर पाई एसिड लिगेंड हो, ठीक है ना। जैसे सॉल्ट हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास फेरोसिन हो गया, ठीक ना। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे ये मेरे पास क्रोमियम हो गया और इस क्रोमियम के साथ 2 बेंजीन आ गया, C6H6, ये 2 बेंजीन ले लिया। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे इनको हम पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इन तीनों का स्ट्रक्चर मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे सॉल्ट का, फेरोसिन का, CrC6H6, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें पाई एसिड लिगेंड होगा वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है बेसिकली सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्सेस। तो वे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे मेटल मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच देयर इज sigma as well as pi bond between central metal atom and ligands, then such type of complexes are known as sigma pi complexes। वे complexes जिसमें metal atom और ligand के बीच simultaneously sigma bond as well as pi bond बने तो वैसे complex को हम sigma pi complex बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास है metal carbonyl complexes, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस एंड मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में जैसे ये MCO होल X ले लिया तो आपको पता है कि ये मेटल है और ये कार्बोनिल का ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिग्मा डोनर होगा, इसके बाद ये बैक डोनेशन के बाद पाई डोनर होगा। तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड होता है। तो ऐसे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक ना। तो वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं, यहां जरा आप देख लेंगे कि होगा क्या। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। वे कॉम्प्लेक्सेस जहां पे मेटल और लिगेंड के बीच सिग्मा बॉन्ड हो वैसे कॉम्प्लेक्स को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उस मेटल के साथ स्पेशली यदि कार्बन अटैच है
तो वह कॉम्प्लेक्स जो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रहे यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए, ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स दिया जाए, फिर पूछा जाए इसमें कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो आपको चेक करना होगा कि जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा वैसे कॉम्प्लेक्स को आप ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस उसको बोलते हैं जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर पाई एसिड लिगेंड हो, जैसे सॉल्ट है, फेरोसिन है, Cr6H6 है। मैं इन दोनों का भी स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, ठीक ना, जैसे सॉल्ट का, फेरोसिन का, Cr6H6 का। एंड अगेन हमने थर्ड एग्जांपल यहाँ पे थर्ड लिया हमने टाइप सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। एंड सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स आप उसको बोलोगे जहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के साथ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड हो। तो फर्स्ट डोनेशन कार्बोनिल का जो होगा सिग्मा डोनेशन होगा, फिर वापस मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो पाई बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे एक साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड बन रहा, और इन दोनों बॉन्ड को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड के कारण मेटल कार्बन डिस्टेंस घट जाता है, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा बढ़ जाएगा, बट कार्बन ऑक्सीजन डिस्टेंस बढ़ जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो कुछ पाई कॉम्प्लेक्सेस का एक बार वापस हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, जरा देख लेंगे आप कि जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला होता है के सिंपल कैटायन है यहाँ पे, और ये PtCl3C2H4, और C2H4 जो है इनफैक्ट ये एक पाई एसिड लिगेंड है, और यहाँ पे K जो है सिंपल कैटायन है, और ये Cl जो है इनफैक्ट ये नेगेटिव लिगेंड है, और C2H4 न्यूट्रल लिगेंड है और पाई एसिड लिगेंड है। ठीक है ना, तो जरा देखें कि किस तरीके का यहाँ पे बॉन्डिंग है। तो ये हमारे पास प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, और इसके साथ ये एक क्लोरीन डोनर एटम है, और ये भी एक क्लोरीन डोनर एटम है, और ये एक क्लोरो जो है ये डोनर है। तो तीन तो क्लोरो डोनर हैं, और यहाँ पे ये इथीन है, और इथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये H है, फिर ये H है, इसके साथ भी ये H है, और ये हाइड्रोजन है। तो पहले क्या करता है कि ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन मेटल के d ऑर्बिटल में डोनेट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, बट ध्यान रहे सिग्मा मैनर में डोनेट करता है, सिग्मा मैनर में डोनेट करता है। ये फर्स्ट डोनेशन जो होता है सिग्मा डोनर होता है, फिर ये प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल से इस इथीन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में ये बैक डोनेशन करता है, और ये बैक डोनेशन जो होता है ये पाई बॉन्ड की तरह होता है। तो कभी कभी यहाँ पे आपसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना है। ये पोटेशियम जो है कैटायनिक फॉर्म में है K+, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन है, और ये सिंपल कैटायन है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन और सिंपल कैटायन के बीच यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा। तो ध्यान देंगे ये फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, फिर ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिग्मा और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जो है सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है। तो अगर आपको काउंटिंग करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है सिग्मा बॉन्ड है, ये फर्स्ट डोनेशन सिग्मा डोनेशन है, ये बैक डोनेशन जो है पाई बॉन्ड है, ठीक ना, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड पाई है, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। और इस बैक डोनेशन के इस बैक डोनेशन को और इस सिग्मा बॉन्ड को, इन दोनों बॉन्ड को हम एक साथ बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। इनफैक्ट इन दोनों बॉन्ड को सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड को, ठीक ना। इस बॉन्ड के कारण प्लेटिनम और कार्बन के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट प्लेटिनम और कार्बन के बीच डिस्टेंस घट जाएगा, बट कार्बन कार्बन के बीच डिस्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक डोनेशन के थ्रू बेसिकली प्लेटिनम जो होता है अपने फील्ड ऑर्बिटल से ये इथीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। और ये चीज मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फेरोसिन की। तो ये फेरोसिन का केमिकल फॉर्मूला है
C5H5 होल ट्वाइस, C5H5 होल ट्वाइस। एंड C5H5 जो है इनफैक्ट साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। तो दो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल यहाँ पे है और यहाँ पे ये आयरन है और इनफैक्ट ये भी हमारे पास आयरन है, ठीक ना, फेरोसिन में। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और बेसिकली क्या है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, यूं है, ये C5H5 नेगेटिव है, 5 कार्बन है और एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है और इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन को अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन को अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये फेरोसिन का स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर होता है। जैसा हम लोग सैंडविच बनाते हैं तो बेसिकली ये दोनों साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो है ऊपर नीचे ब्रेड की तरह है और बीच में आयरन को क्या किया है, स्क्यूज कर दिया है, बेसिकली दबा दिया है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग और भी बोलते हैं सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली एक और कॉम्प्लेक्स मैंने लिया था यहाँ पे कि ये मेरे पास है CrC6H6 है, CrC6H6 है, यहाँ पे बेंजीन है, CrC6H6 होल ट्वाइस लिया था, CrC6H6 होल ट्वाइस लिया था। यहाँ पे इनफैक्ट बेंजीन है और बेंजीन जो है बेसिकली ये भी एक पाई एसिड लिगेंड है और यहाँ पे ऊपर और नीचे से बेंजीन ने जो है क्रोमियम को स्क्यूज कर दिया है। तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम बोलते हैं कि इसका भी स्ट्रक्चर जो है ये इनफैक्ट सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर नीचे जो है बेंजीन है और बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऊपर से एक बेंजीन जो है इस क्रोमियम को 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा और नीचे से ये एक बेंजीन जो है क्रोमियम को 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। एक मिनट, ठीक है। तो यहां आप देख लो कि बेसिकली होगा क्या कि ये बेंजीन जो है न्यूट्रल है, चार्ज जीरो। कहां चले जा रहे हो यार, वीडियो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आप देख ले कि ये बेंजीन एक न्यूट्रल लिगेंड है और ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्रोमियम के साथ 2 न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब ये है कि क्रोमियम पे चार्ज जीरो है और क्रोमियम पे चार्ज जीरो है तो और क्रोमियम के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो 24 होगा और ये बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब क्रोमियम को टोटल 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रोमियम का अपना इलेक्ट्रॉन 24 और ये 2 बेंजीन लिगेंड से लेगा 12 और इस तरह से क्रोमियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा 36 हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के फॉर्म में स्टडी करेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड से लेने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, तो यहां पे हमने नेक्स्ट हेडिंग लिया है पाई एसिड लिगेंड के बाद अगला हेडिंग लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम बोलेंगे किसको, इनफैक्ट जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जितना इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सपोज कर लो कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम ने जितने भी लिगेंड है उन सारे लिगेंड से यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जितना इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा उस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो डेफिनेशन जो है मैंने बोर्ड पर डिक्टेट कर दिया है,
आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पहले नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो सेंट्रल मेटल होगा उस पर जब चार्ज रहेगा तो उसे हम आयन बोलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन फ्रॉम डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे सपोज करो कि मान लो कि ये मैंने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 6 लिगेंड है और 6 के 6 लिगेंड एक एक लोन पेयर दे रहा। ये 6 के 6 लिगेंड एक एक लोन पेयर दे रहा, और मतलब 6 लिगेंड जो है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रली इस मेटल M के साथ सराउंडेड है। तो आप यहाँ ये देख रहे हो कि अकेला मेटल M जो है 6 लिगेंड से एक एक लोन पेयर लिया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, इसका मतलब यह है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 6 रहेगा। अगर मान लो मैंने कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया कि ये स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पे कोई मेटल M है और इस मेटल M के साथ 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच है, 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच है, और ये चारों के चारों एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा। यहाँ सिंबल L को मैं लिगेंड बोल रहा हूँ, और यहाँ आप ये देख रहे हो कि एक मेटल 4 लोन पेयर ले रहा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा, ले रहा। तो और इस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। सपोज करो कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे इनफैक्ट 5 मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच है। ये 5 मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच है, और ये पांचों मोनोडेंटेड लिगेंड जो है मेटल को यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। नो डाउट हमें पता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। इसने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन लिया है। 10 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, और जितना इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा मेटल किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड से, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा मेटल M का यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि मेटल M जो है 5 लिगेंड से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा, और इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। तो हम आगे बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कंपेयर करेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसको बोलते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को सेंट्रल मेटल एटम और आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से नोट करेंगे डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स। आगे मैं फर्दर और भी एग्जांपल लूंगा जहां पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कंपेयर करेंगे। बट ध्यान रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको लिगेंड की डेंसिटी पता होना चाहिए। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि मोनोडेंटेड लिगेंड है तो अकेला एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और बाइडेंटेड लिगेंड है तो अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। और पॉलीडेंटेड लिगेंड आप उसको बोलते हैं जिसमें मोर देन 2 डोनर एटम्स होते हैं। मोर देन 2 डोनर एटम्स होते हैं, वैसे लिगेंड्स को हम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। एंड पॉलीडेंटेड में ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्राडेंटेड भी हो सकता है, पेंटाडेंटेड भी हो सकता है, और हेक्साडेंटेड भी हो सकता है। तो जब तक आपको लिगेंड की डेंसिटी पता नहीं होगा, आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो लिगेंड का मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए लिगेंड की डेंसिटी पता होना चाहिए। आप लिगेंड देख के पहले से पता कर लो कि भाई ये मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है या हेक्साडेंटेड है या ट्राइडेंटेड है, ये पता रहेगा तभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मैं आगे कुछ कॉम्प्लेक्स लिया हूं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया हूं। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आयरन का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, यहाँ निकल का, यहाँ आयरन का, फिर यहाँ कोबाल्ट का। अब देखो ये Cn जो होता है ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, ये Cn नेगेटिव जो होता है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन डोनर है। तो यहाँ देखो
ये CN मोनोडेंटल लिगेंड है, अकेला एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस आयरन के साथ टोटल 6 CN अटैच है, 6 CN लिगेंड अटैच है, तो 6 CN मिलके आयरन को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे और इस तरीके से यहां पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब देखो यहां पे कार्बोनिल है और कार्बोनिल में जो डोनर एटम होता है वो कार्बन होता है और ये भी एक मोनोडेंटल लिगेंड है, तो ये अकेला एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4 मिलके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो निकल जो होगा 4 कार्बोनिल से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी कार्बोनिल है और कार्बोनिल का नंबर 5 है, तो ये 5 कार्बोनिल मिलके आयरन को 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है कि EDTA जो होता है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है और ये अकेला हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है और ये अकेला बेसिकली 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मेरे ख्याल से मैंने लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में ये बाइडेंटेड लिगेंड डिस्कस किया है। जब तक आप लिगेंड की डेंटिसिटी नहीं समझोगे तब तक आप कोऑर्डिनेशन नंबर या आगे की तरफ इफेक्टिव एटमिक नंबर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मैं लेक्चर 1 से बोलते आ रहा हूं कि लिगेंड की डेंटिसिटी और लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, ये जब तक आपको पता नहीं रहेगा आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। मैं सारे लिगेंड डिक्टेट करा दिया हूँ, क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ, जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं हमें दिक्कत होगा, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा टफ काम भी नहीं है, आप हाफ एन आवर अगर आप लिगेंड पे देते हैं तो लिगेंड का चार्ज और डेंसिटी आपको याद हो जाएगा। तो EDTA में टोटल 6 डोनर एटम होते हैं जिसमें से 4 ऑक्सीजन डोनर होता है और 2 नाइट्रोजन डोनर होता है। तो ये EDTA जो होगा अकेला 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 6 हो जाएगा। तो मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ जिसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कुछ और एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, जरा आप देख लेंगे कि ये मैंने लिया CrEN होल थ्राइस। EN एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जिसको हम इथिलीन डाई अमाइन बोलते हैं और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ये स्ट्रक्चर है CH2 और यहाँ पे है इसका ये NH2 और इधर भी है ये NH2 और यहाँ पे इनफैक्ट ये नाइट्रोजन डोनर है और ये नाइट्रोजन डोनर है। इसको शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक EN के अंदर 2 डोनर है, मतलब EN बाइडेंटेड लिगेंड है और अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर यहाँ पे 3 बाइडेंटेड है तो 3 मिलके यहाँ पे टोटल मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 6 हो जाएगा। अब DMG के अंदर क्या होता है कि DMG के अंदर 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं और DMG भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसका मतलब ये अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और DMG होल ट्वाइस है, मतलब 2 DMG है, तो 2 DMG मिलके बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 4 हो जाएगा। अब यहां जरा देख लो कि फर्स्ट प्लेटिनम में 4 अमाइन है और सेकेंड प्लेटिनम में 4 क्लोरीन है और ये NH3 मोनोडेंटल लिगेंड होता है और ये Cl भी मोनोडेंटल लिगेंड होता है। अब ये डबल कॉम्प्लेक्स है जिसमें से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं सॉल्ट होते हैं और सॉल्ट में पहला पार्ट कैटायन होता है एंड सेकेंड पार्ट जो होता है एनायन होता है। एंड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखो एक प्लेटिनम के साथ 4 अमाइन है और ये अमाइन जो होते हैं बेसिकली मोनोडेंटल लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों मेटल का हमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होगा। तो इस प्लेटिनम के साथ 4 मोनोडेंटल लिगेंड है, तो फर्स्ट प्लेटिनम के साथ 4 मोनोडेंटल लिगेंड है, इसका मतलब वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। एंड सेकंड प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरो है और ये क्लोरो भी मोनोडेंटेट की तरह है, तो सेकंड प्लेटिनम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यहां देखें 4 अमाइन और 2 क्लोरीन है और क्लोरीन भी मोनोडेंटेड और अमाइन भी मोनोडेंटेड, तो 4 अमाइन और 2 क्लोरीन मतलब टोटल 6 मोनोडेंटेड है। तो ये प्लेटिनम जो होगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा
और इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स में यहाँ देखो कि एक प्लेटिनम जो है 4 क्लोरीन से अटैच है, तो सेकंड प्लेटिनम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास ये है कोबाल्ट है और ये OX है और ये OX होल थ्राइस ले लिया, OX होल थ्राइस ले लिया और यहाँ चार्ज -3 दे दिया, यहाँ चार्ज -3 दे दिया। ये एग्जाम्पल नंबर मेरा 9 हो गया। यहाँ देखो ऑक्सिलेट भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ऑक्सिलेट भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो एक ऑक्सिलेट जो होगा दैट इज ऑक्सिलेटो, एक ऑक्सिलेटो जो होगा अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 ऑक्सिलेटो मिलके 6 बनाएंगे और इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स और ले रहा हूं, जैसे कि मैंने ये ले लिया कि ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे Cu कॉपर लिया Cu और यहाँ पे ट्राई इन लिया और ट्राई इन को हम बोलते हैं ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन बोलते हैं, ट्राई इन को हम बोलते हैं ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन का मतलब 4 अमाइन के 4 नाइट्रोजन डोनर है। Cu ट्राई इन का मतलब है ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन और यह अकेला 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यह अकेला 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 4 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम लोग समझ चुके होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते किसको हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आप उसको बोलोगे कि भाई कितना मेटल ने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया किसी कॉम्प्लेक्स में, उस नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ ट्रांजिशन मेटल आयन के पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ट्रांजिशन मेटल आयन का पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसके लिए आप हेडिंग लेंगे यहाँ पे फर्दर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, ठीक ना, हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम के। तो यहाँ ध्यान रहे कि भाई आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल का नंबर बढ़ता जाएगा और सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के कारण सेंट्रल मेटल एटम का साइज घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और सेंट्रल मेटल एटम में लिगेंड से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। मतलब जब सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बढ़ जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। जैसे देखें कि मैं सबसे पहले यहाँ पे मोनोवैलेंट कैटायन ले रहा हूँ कॉपर, तो कॉपर +1, सिल्वर +1, गोल्ड +1 और क्रोमियम +1। तो क्रोमियम +1 का कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है और गोल्ड +1 का कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 होगा एंड सिल्वर प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 हो सकता है एंड कोबाल्ट कॉपर +1 का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पे ये 4 और 6 हो सकता है, ठीक है ना, 4 और 6 हो सकता है। अब यहाँ जरा देख लेंगे कि फर्दर क्रोमियम जो है क्रोमियम +2 मैंने डाईवैलेंट लिया। सबसे पहले मैंने मोनोवैलेंट कैटायन लिया है एंड मोनोवैलेंट कैटायन में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम है और जहाँ जहाँ मैं स्टार लगाऊंगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्रोमियम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 और 6 होगा, मैंगनीज का भी 4 या 6 होगा, आयरन का भी 4 या 6 होगा, कोबाल्ट का 4 या 6 होगा, कोबाल्ट +2। बट निकल +2 के लिए ध्यान रखेंगे ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक ना। प्लेटिनम +2 का ध्यान रखेंगे, कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 होता है एंड प्लेटिनम +2 का भी ध्यान रखेंगे, कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका 4 होता है। अब जरा देखें
कॉपर +2 के लिए क्या होगा कि 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। एंड जिंक +2 का कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कैडमियम +2 का 4 और 6 हो सकता है। एंड मरकरी +2 का 2 और 4 हो सकता है। लेड +4 का 4 और 6 हो सकता है। टिन +2 का 4 और 6 हो सकता है। एंड कैल्शियम +2 का 4 और 6 हो सकता है। अब मैं आ रहा हूँ ट्राईवैलेंट कैटायन पे, तो स्कैंडियम +3 का 6 होगा, टाइटेनियम 6 होगा। इन सब का जो होगा कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेगा, इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करता है, इनफैक्ट वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो वीडियो को आप पॉज कर लेंगे और ये सारा का सारा आप कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर पर्टिकुलर चार्ज में आप नोट कर लेंगे। स्पेशली आप उसको ध्यान रखेंगे जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है, जहाँ पे मैंने ये स्टार लगाया है इसको आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे यूज़ में आता रहेगा। कॉपर +2 जो होगा 465 हो सकता है। निकल +2 जो होगा 465 हो सकता है। प्लेटिनम और प्लेटिनम +2 जो होता है इसका कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है। मैं कुछ और यहाँ पे ट्राईवैलेंट कैटायन की बात करूँगा, कुछ और ट्राईवैलेंट कैटायन की बात करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ आप देख लो ट्राईवैलेंट कैटायंस। ट्राईवैलेंट कैटायन में मैंने कोबाल्ट +3 लिया। कोबाल्ट के नीचे होता है RH रोडियम, रोडियम के नीचे होता है IR इरिडियम, ठीक है ना। और आयरन के नीचे होता है ऑस्मियम। इनफैक्ट रूथेनियम होता है आयरन के नीचे और रूथेनियम के नीचे होता है ऑस्मियम। तो इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ये 6 होगा। लेकिन ध्यान रहे एल्युमिनियम पे भी चार्ज +3 होता है तो इसका 4 और 6 होता है। गोल्ड पे भी चार्ज +3 होता है, ध्यान रखें कि गोल्ड +3 का कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। एंड एल्युमिनियम +3 का कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है। मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लाइक यहाँ पे मैं लूंगा टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट कैटायन की बात करूंगा। वीडियो का आप पॉज कर लेंगे और पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक ना। फिर मैं आगे बात करूंगा यहाँ पे टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट कैटायन, तो टेट्रावैलेंट कैटायन में जैसे मान लो मैंने ये प्लेटिनम +4 लिया और ये प्लेटिनम +4 लिया, फिर ये मोलिडिनम +4 लिया और फिर ये मैंने लेड +4 लिया, लेड +4 Pb+4 लिया। तो Pb+4 का कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है। ध्यान रहे मोलिडिनम +4 का कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 होता है। बट हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक का ही हमें स्टडी करना है, 8 का हमें स्टडी नहीं करना है। एंड प्लेटिनम +4 का कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एंड प्लेटिनम +4 का भी कॉमन और स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो ध्यान रहे प्लेटिनम +2 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और +4 होगा, ये दोनों जब +2 में होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, बट +4 चार्ज में रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इफेक्टिव एटमिक नंबर पढ़ेंगे। ध्यान रहे इफेक्टिव एटमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक ना। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें लिगेंड की डेंसिटी पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ इफेक्टिव एटमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए मेटल का चार्ज कैलकुलेट करने आना चाहिए और मेटल का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल अच्छे से मैं बार बार बोल रहा हूं कि लिगेंड में कितना चार्ज है, लिगेंड पे क्या चार्ज है और लिगेंड की क्या डेंसिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से मैंने
लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में मैं पूरे अच्छे से डिस्कस किया हूँ, उसको आज आप अच्छे से वीडियो को देखें, एक एक लिगेंड को नोट करें, उसकी डेंटिसिटी को समझें और उसके चार्ज को समझें, उसके बाद हम आगे जाके समझ पाएंगे इफेक्टिव एडमिंग नंबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एडमिंग नंबर। कितना